केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर राज्यों से किया संवाद। पहली किश्त जारी, श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास पर बल। मुख्यमंत्री दिल्ली में 8 और 9 जुलाई को सम्मेलन के दौरान राज्य का डिजिटल रोड मैप करेंगे पेश। बाबूलाल मरांडी ने जामताड़ा में मांझी थान में की सामूहिक प्रार्थना। एसआईआर को लेकर रांची में कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला। राष्ट्रीय एससी आयोग की पहल पर लोहरदगा के पेशरार प्रखंड में जनजातीय संवाद। मानसून की सक्रियता से राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश। रांची समेत कई इलाकों में 8 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। तापमान में गिरावट के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिनों की यात्रा पर रहेंगे। इंडोनेशिया उनका पहला पड़ाव होगा। मोदी सोमवार से 3 देशों की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पीएम मोदी का ये दौरा कब से शुरू होगा और किस देश में कब कब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे, जबकि 8 से 10 जुलाई को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। तो वहीं 10 से 11 जुलाई को न्यूजीलैंड का दौरा होगा और इस यात्रा में इंडो पैसिफिक सहयोग पर फोकस रहेगा। क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक साझेदारी पर चर्चा होगी। पीएम मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता और ऐतिहासिक शहर योग्याकर्ता जाएंगे। दरअसल यूनेस्को विश्व धरोहर प्रम्बनान मंदिर के संरक्षण में दोनों देशों का सहयोग है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन होना है और क्रिटिकल मिनरल्स, साइबर सुरक्षा और सप्लाई चेन की मजबूती पर चर्चा होगी। एक्ट ईस्ट नीति और महासागर विजन को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं 10 से 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का दौरा। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये 40 वर्षों में पहली यात्रा होगी। पीएम मोदी की न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन के साथ बैठक होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर राज्यों के प्रतिनिधियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। उन्होंने योजना के तहत राज्यों के लिए मूल धनराशि आदेश की पहली किश्त जारी की। केंद्रीय मंत्री ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास पर बल दिया। साथ ही योजना को लागू करने में राज्यों के सहयोग को सराहा। ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के साथ संवाद किया और विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत पहली मदर सैंक्शन किश्त के रूप में 25,863 करोड़ रुपए जारी किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प विकसित भारत के निर्माण का है और उसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए यह योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की प्राथमिकता है कि देश के हर जरूरतमंद मजदूर को सम्मानजनक रोजगार मिले और समय पर उसकी मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी राज्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग और परिश्रम से योजना को पहले ही दिन सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व की व्यवस्था में जो कमियां सामने आई थी, उन्हें नई योजना में दूर करने का प्रयास किया गया है। अब पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसके लिए डिजिटल प्रेजेंस, जियो टैगिंग, समयबद्ध मॉनिटरिंग और तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की जा रही है, ताकि कार्यों की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि इस योजना के अंतर्गत किसी भी श्रमिक को 300 रुपए प्रतिदिन से कम मजदूरी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई मदर सैंक्शन की राशि से देश भर में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, श्रमिक भाई बहनों को व्यापक स्तर पर काम मिलेगा और गांव में विकास कार्य को गति मिलेगी। बेहतर रोजगार देने की संकल्प के साथ, क्योंकि गांव और गरीब प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है, तो हर मजदूर को मांगने पर सुनिश्चित काम मिले और इसलिए मनरेगा में जितनी कमियां थी उनको दूर करते हुए 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना पूरे देश में लागू हो गई है।
आज हमने मजदूर भाई और बहनों को मजदूरी देने के लिए भारत सरकार की ओर से 25,863 करोड़ रुपए की मदर सैंक्शन राज्यों को जारी की है। नई दिल्ली में 8 और 9 जुलाई को झारखंड सरकार की पहल पर नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें राज्य का डिजिटल रोड मैप पेश करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान एआई पर भी चर्चा होगी। 2 दिवसीय कंसल्टेशन के पहले दिन देश विदेश की लगभग 100 अग्रणी आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी 2 अलग-अलग सत्रों में भाग लेंगे। इस आयोजन के जरिए झारखंड में प्रौद्योगिकी विकास और आईटी के क्षेत्र में निवेश को नया आयाम देने की कोशिश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज जामताड़ा अंतर्गत सुग्गी पहाड़ी गांव के नाइकी बाबा और ग्रामीणों के साथ मांझी थान में सामूहिक प्रार्थना की। इस गांव में प्रत्येक रविवार को सामूहिक प्रार्थना की शुरुआत हुई है, जिसे नेता प्रतिपक्ष ने संथाल के सभी गांवों में भी अमल में लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास है कि इस प्रकार की सामूहिक प्रार्थना की परंपरा संथाल समाज के अन्य गांवों में भी प्रारंभ होनी चाहिए। इससे हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विरासत और अधिक सशक्त होगी। यही हमारी पहचान है, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक संजो कर रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। खेतरे बड़गेरे चासले बासले महाको जलिको जोको गेलेको मागोसाय नायते नपायते बड़े गोसाय। एसआईआर को लेकर रांची में कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी के राजू समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक में एसआईआर अभियान की प्रगति, विभिन्न मतदान केंद्रों पर किए गए भ्रमण और बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता की समीक्षा की गई। पत्रकारों से बातचीत में के राजू ने कहा कि पार्टी ने बूथों में बीएलए तैनात किए हैं, जो वोटरों को एसआईआर प्रक्रिया में मदद करेंगे। मीटिंग में सभी ऑफिस बेरर्स को वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हम दिया गया, कैसा हर एक बूथ में हमारा बीएलएस को एक्टिवेट करके हर एक वोटर को सपोर्ट देके वोट सेफगार्ड करने के लिए कांग्रेस पार्टी का योगदान क्या होगा, सभी बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया। मेरा उम्मीद ये है, मेरा आशा ये है, ये झारखंड में कांग्रेस पार्टी ये एसआईआर प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हम काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पहल पर राज्य के विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से जनजातीय संवाद का आयोजन हो रहा है। इस सिलसिले में लोहरदगा के पेशरार प्रखंड कार्यालय में आयोजित प्रखंड स्तरीय जनजातीय संवाद में आयोग की सदस्य आशा लकड़ा मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, समस्याओं तथा उनके अधिकारों से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की। आशा लकड़ा ने जनजातीय समाज एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विषयों से अवगत होकर अधिकारियों को समाधान की दिशा में पहल करने की हिदायत दी। राष्ट्रीय जनता दल आज अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य के मंत्री सह पार्टी नेता संजय प्रसाद यादव ने राजद के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय को मजबूत बनाने की दिशा में लालू प्रसाद यादव का योगदान और संघर्ष सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। खूंटी के जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित हुई। बैठक में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी पर चर्चा हुई। इस दौरान शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने बेहतर शिक्षा और अनुशासन के लिए सामूहिक शपथ ली। जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के सभागार में आयोजित शिक्षक अभिभावक बैठक में बड़ी संख्या में अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।
बैठक का उद्देश्य बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के प्रति अधिक जागरूक बनाना रहा। अच्छा होता है कि पीटीएम हो स्कूल में, और ऐसे ही मतलब मंथ में एक दो बार ऐसा, ईयर में एक दो बार ऐसा होना ही चाहिए। देखने से भी नहीं होता है। स्टूडेंट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का मेहनत का मेल होना ज़रूरी है। सिर्फ अगर टीचर्स ध्यान देंगे और घर में अगर पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो भी उनका इम्प्रूवमेंट होना आसान नहीं है। देखिए, दोनों तरफ से मेहनत करने से तभी अच्छा। अभिभावकों ने विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की सराहना की और कहा कि सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर माहौल से विश्वास बढ़ा है। शिक्षकों ने भी अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई, अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर नियमित ध्यान देने की अपील की। तो उस बात को घर में लेके आते हैं कि नहीं, ऐसे आज सर ने ये कहा, टीचर ने ये कहा, जो भी है। तो जैसे हम टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग में इस चीज़ को हम आपस में डिस्कस करते हैं तो उसमें पता चलता है कि नहीं, बच्चे में कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो उसको हम मिल करके कैसे दूर करें। आप लोग कराते हैं, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा स्थिरता को लाता है। ये सचमुच में अच्छा लगा, क्योंकि वो कभी कभी देखते हैं बच्चों को, अरे मम्मी ये बनाना वो बनाना, वो लोग तो इतने एक्टिव हैं और इतने खुश हैं कि आप सबों का सहयोग उनके ऊपर दिखता है। समस्या हो किसी पर, उन्होंने बहुत उत्साह हो के बोला नहीं सर, ये स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से कम नहीं। बहुत सारा पेरेंट्स ने बोला, जो मैं चूँकि इंटरेस्ट नहीं दे रहा था बच्चे को आने में, लेकिन मैं इस पीटीएम के बाद मैं जाऊंगा, नित्य दिन बच्चे को भेजूंगा। सारा पेरेंट्स बोले, एक शपथ भी लिए, नहीं हम पर डे प्रतिदिन मैं अपने बच्चे को ज़रूर भेजूंगा, ज़रूर मॉनिटरिंग करूंगा, ज़रूर जो पढ़ाई होती है उसका सिलेबस मॉनिटरिंग करूंगा, उसका जो कॉपीज़ है कॉपीज़ चेक करूंगा। बैठक में शामिल नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टूटी ने कहा कि शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थियों के समन्वय से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। वहीं उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन ने कहा कि जो विद्यार्थी नियमित विद्यालय नहीं आते, उनके लिए शिक्षक अभिभावक बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा ज़रूरत के अनुसार उनको अभिभावक को उनकी बैठक करना चाहिए। आउटपुट जब एसेस किया जाता है, एग्जामिनेशन का रिजल्ट एसेस किया जाता है, एट द सेम टाइम बच्चों की भी जो प्रोग्रेस मॉनिटर किया जाता है, तो उसमें एक चीज़ प्राय देखा जाता है कि ऐसे बच्चे जो रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं या जिनके पेरेंट्स वगैरह का विशेष तौर पे ध्यान नहीं दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो मेन मकसद ये हमारा पेरेंट टीचर मीटिंग का यही है कि रेगुलर एक तो मीटिंग कराई जाए, एट द सेम टाइम पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया जाए कि वो जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होते हैं तो वो आकर अटेंड करें। और उसमें टीचर्स को भी ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि आप इंडिविजुअल जितने भी छात्र हैं उनके रिपोर्ट कार्ड का एनालिसिस करके उनके पेरेंट्स को गाइड करें, उनको एडवाइस करें कि बच्चों का कैसे हम लोग जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में खूंटी जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय लगातार नई पहचान बना रहा है। हाल के बोर्ड परीक्षा परिणामों में बेहतर प्रदर्शन के बाद अभिभावकों का भरोसा भी इस विद्यालय के प्रति बढ़ा है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। रांची में 16 जुलाई से शुरू हो रहे ऐतिहासिक रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। एडीजी मनोज कौशिक की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने सुरक्षा के पहलुओं पर जरूरी निर्देश दिए। इधर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर कल देवघर परिसदन में बिहार और झारखंड के अधिकारी अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक में झारखंड और बिहार के 6 जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और बेहतर सुविधाओं को लेकर रणनीति बनाई गई। लेकर देवघर परिसदन में संताल परगना के आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय बैठक हुई। अधिकारियों ने मेले के दौरान बिहार और झारखंड के बीच बेहतर समन्वय, सुरक्षा व्यवस्था और कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन पर चर्चा की। तो रियल टाइम डाटा के लिए हम लोग की ओर से बार बार प्रयास किया। इस बार हुआ कि वो लोग डेटा खुद देंगे। दूसरा चीज जो होल्डिंग पॉइंट है उस सब के बारे में हुआ। कांवड़िया पथ पे जो होटल्स वगैरह बनते हैं उस पर रेगुलर फूड इंस्पेक्टर सबका विजिट के लिए हुआ। उसके बाद गाड़ी सब जो आती है बड़ी संख्या में वाहन भी अन्य राज्यों से भी आते हैं।
सुबह से भी आते हैं तो आते हैं उनके कोऑर्डिनेशन को और उनको मॉनिटर करने पर भी विस्तृत चर्चा हुई। वाहनों का और कितने श्रद्धालु है उनका भी होल्डिंग एरियाज बनाए जाते हैं। बांका एरिया में प्रमुखता से इस कार्य को किया जाता है कि बांका से लगा हुआ जिला है। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। दुमका प्रमंडल के डीआईजी अमर लकड़ा ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर वाहनों के संचालन, भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की कार्य योजना तैयार की गई। और ये मीटिंग का एक क्रम है, ये 3-4 बार ये मीटिंग हम कर रहे हैं। इसके बाद भी हम लोग जो है कि इसको और फुल स्केल में किया जाएगा और लोअर डाउन द लाइन थाना स्तर पर, एसडीपीओ स्तर पर और सीओ स्तर पर भी हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे ताकि जो है कि ये हम लोग का मेला जो है शांतिपूर्वक हम लोग निकालें। और देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के जलार्पण के लिए 3 अर्घा की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु हितैषी श्रावणी मेला आयोजित करना है। उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। तो सभी बिंदुओं पे आज बहुत ही बृहद तरीके से चर्चा हुई और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग इस्टेब्लिश करके, डेटा शेयरिंग करके और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्थ का जरूरत पड़ रहा है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का ज़रूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स वो आपस में शेयर करेंगे ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में और बढ़िया से। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित होने वाले श्रावणी मेले के सफल संचालन के मद्देनजर यह बैठक अहम मानी जा रही है। बैठक में बिहार के भागलपुर, मुंगेर और बांका के साथ झारखंड के देवघर, दुमका और गोड्डा के उपायुक्त और पुलिस अधिकारी शामिल थे। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। जानते हैं मौसम का हाल। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर और मानसून की सक्रियता की वजह से राज्य के कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आज से 8 जुलाई तक रांची, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के हाटगम्हरिया में सर्वाधिक 32 मिलीमीटर बारिश हुई। केंद्र ने बताया है कि 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। प्रख्यात पंडवानी कलाकार तीजन बाई का निधन हो गया है। उनके निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज़, प्रभावशाली उपस्थिति और अनोखी प्रस्तुति से महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत किया। अपनी विलक्षण प्रतिभा, समर्पण और वर्षों की साधना से उन्होंने छत्तीसगढ़ की समृद्ध पंडवानी परंपरा को देश विदेश में पहचान दिलाई। भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रसार करने में उनका अमूल्य योगदान स्मरणीय रहेगा। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में कल से 12 जुलाई तक 39वीं राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 438 प्रतिभाशाली बाल शतरंज खिलाड़ी अपनी रणनीति, कौशल और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करेंगे। यह प्रतियोगिता रांची में 8 वर्षों के अंतराल पर हो रही है। प्रतियोगिता में 5 लाख रुपए की इनामी राशि रखी गई है। मोरक्को और फ्रांस की टीम ने फीफा विश्व कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मोरक्को ने कनाडा को, जबकि फ्रांस ने पैराग्वे को पराजित कर अंतिम 8 में प्रवेश किया। इसके प्री क्वार्टर फाइनल में मोरक्को ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाने वाली मोरक्को की टीम ने पहला गोल 50वें मिनट में कर बढ़त हासिल की। इसके बाद दूसरे हाफ में 2 और गोल दागकर मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा। कनाडा की टीम पूरे मैच में गोल करने का कोई प्रभावी अवसर नहीं बना सकी। मजबूत रक्षा पंक्ति और तेज जवाबी हमलों के दम पर मोरक्को ने एक तरफा जीत दर्ज की। इस जीत के साथ मोरक्को ने लगातार दूसरी बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। फीफा विश्व कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया। दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक रहा
और पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ में फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया और एम्बाप्पे ने निर्णायक गोल दागकर बढ़त हासिल की। इसके बाद फ्रांसीसी रक्षा पंक्ति ने पैराग्वे के लगातार हमलों को नाकाम करते हुए बढ़त बरकरार रखी। पैराग्वे ने बराबरी के लिए कई प्रयास किए, लेकिन फ्रांस के गोलकीपर और डिफेंस ने शानदार प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ फ्रांस ने लगातार मजबूत प्रदर्शन जारी रखा और अब क्वार्टर फाइनल में उसका सामना मोरक्को से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में छोटे से देश केप वर्डे ने इस बार अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीता है। शुरुआती चरण में इस टीम ने कई बड़ी टीमों को अपने प्रदर्शन से चौंकाया। फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश केप वर्डे इस विश्व कप की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा है। भले ही केप वर्डे की टीम राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना से हार गई, लेकिन अपने दमदार प्रदर्शन से सबका दिल जरूर जीतने में कामयाब रही। विश्व कप में पहली बार खेल रही केप वर्डे सबको चौंकाते हुए नॉकआउट दौर में पहुंची। दुनिया में 67वीं रैंकिंग की टीम केप वर्डे ने अपने पहले ही मैच में यूरो चैंपियन स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोककर सबको चौंका दिया था। उस ड्रॉ के बाद केप वर्डे ने विश्व कप में अपना पहला अंक हासिल किया। उस मैच में शानदार बचाव करने वाले केप वर्डे के गोलकीपर वोजिनिया रातों रात स्टार बन गए थे। स्पेन के खिलाफ मैच शुरू होने से पहले वोजिनिया के सोशल मीडिया पर 50,000 के करीब फॉलोअर्स थे, लेकिन उस मैच के खत्म होते होते वोजिनिया सोशल मीडिया पर बड़ा क्रेज बन गए। अब उनके पास 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके बाद दूसरे मैच में केप वर्डे ने उरुग्वे के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। केप वर्डे ने विश्व कप में पहली बार गोल करने में कामयाबी पाई। अपने आखिरी ग्रुप मैच में केप वर्डे ने सऊदी अरब के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला और ग्रुप में उप विजेता रहते हुए नॉकआउट दौर में जगह बनाई। केप वर्डे विश्व कप के नॉकआउट में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश है। राउंड ऑफ 32 के मैच में केप वर्डे की टीम मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को कड़ी टक्कर देती नजर आई। केप वर्डे ने विश्व चैंपियन को निर्धारित समय में जीत से वंचित रखा और मैच में टीम ने 2 बार पिछड़ने के बाद वापसी की और अर्जेंटीना पर लगातार दबाव बनाए रखा। केप वर्डे के गोलकीपर वोजिना ने इस मैच में 8 शानदार बचाव किए, जिसमें अर्जेंटीना के स्टार लायनल मेसी के खिलाफ 1-1 भी शामिल रहा। केप वर्डे की टीम अर्जेंटीना को पेनल्टी शूटआउट में ले जाने से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी। भले ही टीम ये मैच हार गई, लेकिन केप वर्डे का ये साहसिक प्रदर्शन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इस छोटे से देश ने दिखा दिया कि वे दुनिया की किसी भी बड़ी टीम को टक्कर दे सकते हैं। टीम के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिनिया के पास फिलहाल कोई क्लब नहीं है। पुर्तगाल के सेकंड डिवीजन क्लब शावेस के साथ उनका करार समाप्त हो चुका है। उन्होंने इस विश्व कप में कुल 18 सेव किए हैं और अब दुनिया भर के क्लब्स की नजर उन पर रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 5 जुलाई साल 1954 को बीबीसी ने अपना पहला टीवी न्यूज बुलेटिन प्रसारित किया। पहला बुलेटिन रिचर्ड बेकर ने पढ़ा था। शुरुआत में चिंता ये थी कि टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला चेहरा गंभीर समाचारों से लोगों का ध्यान हटा सकता है। सितंबर 1960 में बीबीसी पर पहली बार 10 o'clock बुलेटिन प्रसारित हुआ। इसके बाद अगले सालों में वर्ड एट 1, न्यूज रिव्यू और न्यूज रील जैसे कार्यक्रम जुड़ते गए। शुरुआती दिनों में बीबीसी समाचार बुलेटिन लंदन के अलग अलग स्टूडियो में तैयार होते थे। साल 1915 में बने लाइम ग्रोव स्टूडियो को बीबीसी ने टीवी बुलेटिन निर्माण के लिए खरीदा था। साल 1969 में बीबीसी टीवी न्यूज के तमाम ऑपरेशन व्हाइट सिटी में स्थित टेलीविजन सेंटर के लिए किए जाने लगे। नेन विंटन बीबीसी की पहली महिला न्यूज रीडर थीं। 60 के दशक में वो बहुत कम समय के लिए ही खबरें पढ़ सकीं। E20 फ्यूल के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक बहसों को वैज्ञानिकों और जानकारों ने निराधार करार दिया है।
ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत लगातार बड़े कदम उठा रहा है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम इसी रणनीति का अहम हिस्सा बनकर उभरा है। एथेनॉल कोई नया ईंधन नहीं है, बल्कि दुनिया के कई विकसित देशों में पिछले कई दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा ऊर्जा का स्रोत है। अमेरिका में E10 और E15 जबकि ब्राजील में 27% से अधिक इथेनॉल मिश्रण पहले से लागू है। कनाडा, थाईलैंड, जापान और कई यूरोपीय देशों ने भी स्वच्छ ईंधन रणनीति के तहत एथेनॉल मिश्रण को अपनाया है। ऐसे में भारत का E20 कार्यक्रम वैश्विक मानकों के अनुरूप ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। भारत में पहली बार एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वर्ष 2001 में 5% मिश्रण के साथ हुई थी। वहीं साल 2003 में इसे देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया गया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वच्छता के महत्व को देखते हुए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की मांग में काफी तेजी आई है। वर्ष 2013-14 में जहां पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण करीब 1.5% था, वहीं दिसंबर 2025 में भारत ने निर्धारित समय से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके लिए सरकार ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई डिस्टिलरियां स्थापित करने, GST घटाने और दीर्घकालिक खरीद समझौतों जैसे कई कदम उठाए। इससे देश की एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़कर लगभग 2000 करोड़ लीटर प्रति वर्ष तक पहुंच गई है। एथेनॉल को लेकर सबसे बड़ा भ्रम इंजन में खराबी को लेकर फैलाया जा रहा है, जबकि एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर लगभग 108 RON सामान्य पेट्रोल के तुलना में काफी अधिक होता है। इसीलिए इसे उच्च प्रदर्शन वाले आंतरिक दहन इंजनों के लिए एक उत्कृष्ट ईंधन घटक माना जाता है। उच्च ऑक्टेन संख्या के कारण एथेनॉल इंजन में नॉकिंग या समय से पहले होने वाले अनियंत्रित दहन को रोकता है, जिससे इंजन अधिक सुरक्षित, सुचारू और दक्षता के साथ कार्य करता है। इसके अलावा एथेनॉल में अधिक शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिससे वाहन का प्रदर्शन बेहतर होता है। इन खासियतों के कारण एथेनॉल और एथेनॉल आधारित ईंधनों का उपयोग लंबे समय से स्पोर्ट्स कारों, रेसिंग वाहनों और अन्य उच्च प्रदर्शन वाले इंजनों में किया जाता रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर राज्यों से किया संवाद। पहली किश्त जारी, श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास पर बल। मुख्यमंत्री दिल्ली में 8 और 9 जुलाई को सम्मेलन के दौरान राज्य का डिजिटल रोड मैप करेंगे पेश। बाबूलाल मरांडी ने जामताड़ा में मांझी थान में की सामूहिक प्रार्थना। SIR को लेकर रांची में कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला। राष्ट्रीय ST आयोग की पहल पर लोहरदगा के पेशरार प्रखंड में जनजातीय संवाद। मॉनसून की सक्रियता से राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश। रांची समेत कई इलाकों में 8 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। तापमान में गिरावट के आसार।